वेलकम टू मैट जियो क्लासेस। मैट जियो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग डीआई और स्टैटिस्टिक्स का जो आपका टेस्ट हुआ था उसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन वाइज हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग जो है इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो एक एक करके क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पे पहले हम लोग आते हैं। 1 से 5 आपके क्वेश्चन दिया गया था पाई चार्ट पर। एक परिवार के घरेलू व्यय को प्रतिशत में निरूपित करता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दिए। जबकि परिवार की कुल मासिक आय 33,650 रुपए है। 33,650 रुपए जो है कुल मासिक आय है। और बाकी ABCD से क्या ABCDEF से क्या प्रदर्शित हो रहा है वो आपके यहाँ पर दिखाया गया है और ये दिया गया है आपको परसेंट में। तो जैसे कह रहा है घर का प्रतिमाह, पहला क्वेश्चन है घर का प्रतिमाह किराया कितना है। तो घर का किराया किससे प्रदर्शित हो रहा है, ये हो रहा है आपके बी से। और बी का जो परसेंट है वो कितना है, ये है आपके 18। तो बी के द्वारा कितना होगा 18% मीन्स 18/100 इंटू 33650। ये हो गया, 0 कैंसिल कर दीजिए। 2 5 टाइम्स, 2 9 टाइम्स चाहे इसे कैंसिल कर दीजिए। 5 से इसको कैंसिल कर दें। 5 6 5 7 5 3 9 3 27 2 7 9 63 65 6 6 9 54 6 60। तो 6057 रुपीज ये जो है आपके टोटल मकान का किराया है और यही आपको निकालना था। तो 6057 रुपीज, इसके मतलब सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद है देखिए भविष्य निधि के रूप में वार्षिक बचत होगी। भविष्य निधि के रूप में, तो भविष्य निधि कौन वाला है, एफ वाला। और एफ में कितनी बचत हो रही है, ये हो रही है 12% की। तो 12% निकाल दीजिए, टोटल कितना 33,650 रुपए का। तो क्वेश्चन नंबर 2 जब हम सॉल्व करेंगे, इसको हटा दें। तो क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखेंगे एफ वाली वैल्यू आपको निकालनी है तो ये हो जाएगी 12% इसकी 33650। ये है 1010 यहाँ कैंसिल हो गया। 2 6 टाइम्स, 2 5 टाइम्स ये कैंसिल हो गया। 5 से इसको कैंसिल कर दिए। 5 6 30, 5 7 5 3 6 3 18 1 6 7 42 43 4 6 6 36 और 4 40। तो ये जो है आपके रुपए में इतना जो है भविष्य निधि के रूप में जो बचत होगी वो इतनी हो जाएगी। तो भविष्य निधि के रूप में वार्षिक बचत कह रहा था, तो ये कितनी हो जाएगी 4038। तो 4038 मीन्स बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कह रहा है भविष्य निधि के रूप में बचत कटौती और घर के किराए की राशि के भुगतान के बाद परिवार की सकल मासिक आय बचती है। तो अगर भविष्य निधि के रूप में बचत कटौती, जो बचत भविष्य निधि के रूप में है ये, और घर के किराए की राशि, घर के किराए की राशि की अगर कहा जाए तो बी और एफ निकालने के बाद कह रहा है कितनी राशि बचती है, तो कितना जो है वैल्यू बचती है। तो देखिए बी अभी हम लोग ने कैलकुलेट किया था, कितना आया था 6057 और ये कितना आया था 4038। तो चाहे तो आप 33,650 रुपए में से ये दोनों वैल्यूज माइनस कर दीजिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा। और या फिर इन दोनों के परसेंट देखिए, 18% ये है, 12% ये है, 18-12 जो है 30% हो गया। अगर इस 30% को निकाल दीजिए तो बाकी बचा हुआ वैल्यू क्या हो जाएगी, 70% हो जाएगी। तो चाहे तो डायरेक्ट 70% डायरेक्ट वैल्यू निकाल दीजिए। तो 70% भी आप निकाल सकते हैं और वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे।
तो बाकी बची हुई चीज बी और एफ को एक्सक्लूड करने के बाद बाकी बची चीज जो है वो 70% है, तो 70% ऑफ 3,6,3,3,650, जिसमें 0 0 0 0 कैंसिल कर दीजिए, जो बची हुई राशि हो जाएगी 5 7 35, 3 6 7 42, 45, 4 7 3 21, 4 25, 2 7 3 21, 2 23, तो कितना आ रहा है 23,555 रुपए। 23,555 रुपए ये जो है टोटल वैल्यू बच रही है आफ्टर एक्सक्लूडिंग भविष्य निधि और किराया जो रेंट है, और जो है आपके भविष्य निधि को निकालने के बाद कह रहा है कितना पैसा बच रहा है। तो बाकी बची हुई राशि कैसे निकाला हमने, तो चाहे तो आप दोनों वैल्यूज आप निकाल चुके हैं, तो चाहे तो 33,650 रुपए में से 6057 और 4038 माइनस कर दीजिए, और नहीं तो जो परसेंट इनका है 18 और 12 मिलके 30% हटा दीजिए, बाकी बचा 70%, 70% की वैल्यू डायरेक्ट निकाल दीजिए, तो ये भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है देखिए 4, परिवार द्वारा भोजन और मनोरंजन पर कुल मिलाकर प्रति माह व्यय की जाने वाली राशि। तो मनोरंजन पर व्यय और भोजन पर व्यय, मनोरंजन पर व्यय सी है और भोजन पर व्यय ए है, क्योंकि कह रहा है परिवार द्वारा भोजन और मनोरंजन दोनों पर व्यय, ए और सी दोनों को कंबाइंड रूप से निकालना है। तो ये ए क्या है, कितना परसेंट हुआ, ये है 25%, और सी कितना है 9, तो 25 और 9 ये मिल करके कितना हो जाएगा 34%, 34% वैल्यू है। 34% वैल्यू आप डायरेक्टली इसकी निकाल दीजिए। तो 34% वैल्यू अगर हम निकालें 34/100 इंटू जो है आपके 33650, तो 0 0 कैंसिल कर दीजिए, 2 17 टाइम्स ही कैंसिल हो जाएगा, 2 5 टाइम्स, 5 से इसको कैंसिल कर दें, 5 6 30, 5 7 35, 5 3 15। अब 17 इंटू 673, तो 673 इंटू 17, 7 3 से 21, 2 49, 51, 5 7 6 42, 47, फिर ये हो जाएगा 3 7 6, ये हो जाएगा 1 4 14 11, तो 11,441 ये वैल्यू हो जाएगी, जो कि बी वाला आंसर हो। तो इसलिए बी जो है इसका आंसर हो जाएगा कि मनोरंजन और भोजन पर मिला करके टोटल व्यय कितना हो रहा है। फिर देखिए 5th है, यदि परिवार में बच्चे ने न होते तो भविष्य निधि को सम्मिलित करके प्रति माह परिवार की बचत की राशि क्या होती। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर बच्चे ना होते तो बच्चों पर जो देखभाल हो रही है वो किसमें सम्मिलित हो जाती, वो हो जाती भविष्य निधि में, इसके मतलब कि सेविंग्स में चली जाती। तो अगर बच्चे नहीं होते तो सेविंग कितनी होती, तो सेविंग डी और एफ दोनों को मिला करके होती। तो अभी एफ जो है वही सिर्फ सेविंग है, लेकिन बच्चे अगर नहीं होते तो बच्चों की पढ़ाई पर खर्च नहीं होता। अब बच्चों की पढ़ाई पर खर्च नहीं होता तो डी वाला जो है आपके जो एक्सपेंस है वो बचता, और डी वाला एक्सपेंस ये 23% ये बचता, और बाकी भविष्य निधि पर के रूप में जो है जो कि एफ है 12% ये पहले ही से बच रहा था, बच्चों वाला भी बचता, तो दोनों मिल करके सेविंग हो जाती। तो अब सेविंग अगर आपको निकालना है तो दोनों मिल करके कितने परसेंट हो गया, तो ये मिल करके हो गया 35%, टोटल 35%। तो बचत फिर 35% होती, और यही पूछ रहा है कि कितनी बचत होती अगर बच्चे ना होते, तो इसको 35% की वैल्यू निकाल दीजिए। तो 35% निकाल दीजिए, 35/100 इंटू जो वैल्यू दी है 33650। फिर देखिए इसको कैंसिल कर सकते हैं, 0 0 कैंसिल कर दीजिए, 5 7 टाइम्स कैंसिल कर दिया, 5 2 टाइम्स कैंसिल कर दिया। फिर अब देख लीजिए 5 7 35, 3 7 6 42, 3 45,
4 7 3 21 4 25 2 7 3 23 2 3 5 5 5 अपॉन 2 ये है, तो 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 1 1 7 7 7.50, तो 11,777 रुपए 50 पैसे, ये जो है टोटल सेविंग होती है। 11,777 रुपए 50 पैसे ये वाला आंसर आ जाएगा। तो टोटल सेविंग फिर इतनी होने लगती, तो ये फर्स्ट टू फिफ्थ हो जाता है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खींची गई निम्न पाई चार्ट किसी एक परिवार के वर्ष 2001 में विभिन्न मदों पर हुए व्यय तथा बचत को दर्शाता है। आलेख का अध्ययन कीजिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हो सकता है क्योंकि ये ग्राफ बहुत छोटा बना हुआ है, पाई चार्ट आपको न दिख रहा हो, तो थोड़ी सी हम मदद कर देंगे आपको कि कैसे आप जो है इसको निकालें। तो परिवार का सबसे अधिक व्यय निम्न पर हुआ, सबसे अधिक व्यय किस पर हुआ ये निकालना है। अब देखिए यहां दिया है अन्य मद, आपको नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, 20%, ये है अन्य मद 20%, परिवहन 5%, बच्चों की शिक्षा पर व्यय 12%, मकान 15%, कपड़ा 10%, भोजन 23%, बचत 15%। तो अब ये आपके दिया गया है, अब ये पूछ रहा है कि सबसे अधिक व्यय निम्न पर हुआ, सबसे अधिक किस पर हो रहा है, तो परसेंट में अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा परसेंट हो रहा है भोजन का 23%, 23% जो है मैक्सिमम है 23%, क्योंकि इससे ज्यादा परसेंट नहीं है कहीं, तो इसलिए भोजन पर व्यय सबसे ज्यादा होगा, तो ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। परिवार की वर्ष में हुई कुल बचत निम्न पर हुए व्यय के बराबर है, तो बचत कितनी हो रही है, बचत यहाँ 15% दिया है, 15%, और 15% और क्या दिया है ये देख लीजिए। तो पूरे में अगर आप देखेंगे तो बचत के साथ साथ ये मकान दिया हुआ है, 15% ये भी है। तो यही कह रहा है कि परिवार की वर्ष में कुल बचत जो है वो किसके बराबर है, किस व्यय के बराबर है, तो मकान के बराबर है, मकान का किराया जो होगा वो है, तो इसलिए सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। फिर कह रहा है परिवहन और अन्य मदों पर कुल मिलाकर आय का कितना प्रतिशत व्यय हुआ है, परिवहन और अन्य मद, तो परिवहन पर यह है 5% और अन्य मदों पर यह है 20%, तो 20 + 5 मिल करके 25% हो जाएगा, तो टोटल 25% व्यय हो रहा है दोनों मिलाकर के। अब है यदि परिवार की कुल आय 1 लाख रुपए थी तो बच्चों की शिक्षा पर कितना धन व्यय हुआ, तो बच्चों की शिक्षा पे प्रतिशत देख लीजिए, बच्चों की शिक्षा पर प्रतिशत दिया है 12%, ये 12%, 12%, तो 12% दिया है किसका, टोटल इनकम का। टोटल इनकम कितनी दिखा रहा है, 1 लाख, 1 लाख पर अगर आप निकालेंगे 12% तो कितना आएगा, 12,000 रुपए आ जाएगा। तो 12/100 इंटू 1 लाख अगर करेंगे आप, 20 कैंसिल हो जाएगा, 12,000 रुपए आ जाएगा। तो इसके मतलब कि अगर कुल आय 1 लाख रुपए है तो बच्चों की शिक्षा पर कितना जा रहा है, 12,000 रुपए, तो 12,000 रुपए जा रहा है। यदि वर्ष की कुल आय 1 लाख थी तो मकान और परिवहन पर हुए व्यय में अंतर रुपए में कितना है, तो अंतर कितना है ये देख लीजिए। मकान और परिवहन, परिवहन पर अगर आप देखेंगे तो वो 5% है ये, और मकान पर अगर आप देखेंगे तो वो है 15%, तो 15% इधर और 5% का अंतर, तो 15 और 5 का अंतर 10% हुआ, और 10% 1 लाख का कितना होता है, 10,000 रुपए, इसलिए 10,000 रुपए हो जाएगा। तो अब यहां पर क्या है, कह रहा है मकान पर जो कि 15% है और परिवहन पर जो कि 5% है, तो 15 और 5 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10, तो इसलिए 10,000 रुपए इसका टोटल अंतर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 11 से 15 एक बल्लेबाज द्वारा विभिन्न वर्षों में बनाए गए रनों का लेखाचित्र दिया गया है।
बल्लेबाज ने वर्ष 1995 में कितने रन बनाए? देखिए क्वेश्चन नंबर 11 टू 15 है। एक बल्लेबाज द्वारा विभिन्न वर्षों में बनाए गए रनों का लेखाचित्र दिया गया है और उससे संबंधित प्रश्नों को निकालना है। 1990 से 1999 तक की वैल्यू दी है आपको। बल्लेबाज ने वर्ष 1995 में कितने रन बनाए? तो 1995 में इसने कितने रन बनाए हैं? नाइनटीन 1995 में इसने कितने रन बनाए हैं वो यहां से आपको पता चल जाएगा। और ये क्या है, इसको अगर आप देखेंगे तो ये आ रहा है 600 और 800 के बीच में, दैट इज 700। तो ये 700 रन उसने स्कोर किए हैं, तो इसलिए सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे तो किस वर्ष उसने सबसे अधिक तथा सबसे कम रन बनाए? तो किस वर्ष उसने सबसे अधिक और सबसे कम रन बनाए? तो सबसे अधिक के लिए अगर देखें तो सबसे ऊपर जो ग्राफ जा रहा है वो यहां पे जा रहा है और सबसे नीचे जो ग्राफ जा रहा है वो यहां पर आ रहा है। ऐसे सबसे ऊपर जब गया है ग्राफ तो वो कौन सा ईयर था? 1993। और जब सबसे नीचे गया है, सबसे कम रन बनाए हैं, तो वो कौन सा ईयर है? 1994। तो 1993 में उसने सबसे ज्यादा रन बनाए और 1994 में सबसे कम रन बनाए हैं, इसलिए सबसे ज्यादा और सबसे कम रन बनाए 1993-94 में। तो 1993-94 इसके मतलब ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये है उसने किस वर्ष 600 रन बनाए? तो 600 रन के लाइन में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे दो जगह ऐसा पॉइंट है जो कि ग्राफ कट कर रहा है 600 पे, और ये किस किस ईयर में है? ये है 1990 ईयर में और 1997 में। दो ऐसे वर्ष हैं जिसमें कि ये शो कर रहा है कि 600 रन बनाए गए हैं। तो 1990 और 1997, 1990 और 1997, तो डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो 600 रन बनाए इसने दो वर्षों में, दैट इज 1990 और 1997। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका वर्ष 1990 से 1994 तक औसत रन प्रति वर्ष कितना था? तो 1990 से 94 तक, तो 90 से 94 तक आपको देखना है। तो ये रन देखना है, ये देखना है, ये देखना है, ये देखना है और ये देखना है। तो टोटल रन अगर हम देखें, अगर हम औसत निकालेंगे, औसत रन कितना बनाया उसने, एवरेज, तो 600 ये है प्लस 900, 1500 हो गया, 1500 प्लस 800 2300, 2300 प्लस 1000, 2300 प्लस 1000 ये हो गया आपके 3300, 3300 और 400, 3700 रन हो गए। तो टोटल 3700 रन बना रहा है। और औसत निकालना है प्रति वर्ष आपको। कितने वर्ष हुए? 1 2 3 4 5, 5 साल हुए, 5 साल हुए। तो कितना हो जाएगा? 5 7 टाइम्स 20540, तो 740 रन प्रति वर्ष जो है आपके एक तरह से ये औसत हो जाएगा उसका। तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि उसने वर्ष 1990 से 99 तक कुल 7375 रन बनाए, तो वर्ष 1999 में कितने रन बनाए? तो देखिए 90 से 99 तक, 1990 से 1999 तक कितने रन हैं इसके? ये है 7375। और जबकि आप ग्राफ से 1990 से 1998 तक निकाल सकते हैं, क्योंकि 99 का आंकड़ा नहीं दिया है, 98 तक हम निकाल सकते हैं। तो 94 तक हम काउंट कर ही चुके थे, कितना था? 3700, 3700 प्लस 700 4400, 4400 प्लस 800 5200, 5200 प्लस 600 5800, 5800 प्लस 900 6700,
तो 6700 इतने रन उसने बनाए 1990 से 1998 तक। तो 90 से 99 तक कितने रन दिए हैं? 7375 दिए हैं। ग्राफ से हमने 1990 से 1998 तक निकाल लिया। तो इसमें से इसको माइनस कर दे तो 1999 में बनाए गए रनों की संख्या आ जाएगी। तो 5, 7, 6। तो 1999 में कितने रन बनाए उसने? 675 रन बनाए। तो 675 इसके मतलब ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसने रन बनाए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्न ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। विगत महीनों में ए और बी दो कंपनियों की बिक्री लाख रुपए में दी गई है, कंपनी ए और कंपनी बी, और इसी को आपको निकालना है क्वेश्चंस को ग्राफ को देख करके। कह रहा विगत वर्षों में कंपनी ए की लगभग औसत बिक्री कितनी थी? कंपनी ए की लगभग औसत बिक्री कितनी थी? तो कंपनी ए की टोटल बिक्री पहले निकाल लें तो अपने आप हम लोगों को क्लियर हो जाएगा कितनी औसत थी। तो देखिए, कंपनी ए ये है, इसमें पहली जनवरी में कितना है? 1.6 लाख, 1,60,000। ये है। फिर फरवरी में कितना है? 1.5, 1,50,000। फिर मार्च में कितना है? मार्च में जाएंगे तो 1.75, तो 1,75,000। फिर अप्रैल में जाएंगे तो ये हो जाएगा 1.35 लाख, 1,35,000। फिर मई में अगर देखेंगे तो ये है 1.8 लाख, 1,80,000। और फिर अगर इसमें देखें तो ये हो जाएगा 1.25, 1,25,000। टोटल देख रहे हैं बिक्री इसकी कितनी है? 5, 5, 10, 15, 1, 12, 12, 7, 19, 19, 3, 22, 22, 8, 30, 2, 32, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9,25,000 टोटल है। कितने माह में? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6। अब औसत अगर हम कहेंगे तो 6 से इसको डिवाइड कर दीजिए। जब हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 1 ज़ा 6, 3 2, 6 5 ज़ा 30, 25, 6 4 ज़ा 24, 1 0, 6 1 ज़ा 6, 4 0, 6 6 ज़ा 36, 4 0, 6 6 ज़ा 36, फिर 6, 154, 166, 167 अप्रोक्सीमेट जो है आपके ये हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा आपका 6.6667। तो अप्रोक्सीमेट जब आप रखेंगे तो हो जाएगा 154,167 के लगभग, और लगभग कह रहा है तो 154,167 ये बी वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। फिर 17 किस महीने में कंपनी ए और कंपनी बी दोनों की मिलाकर सर्वाधिक बिक्री थी? तो ग्राफ ही देख करके क्लियर हो रहा है कि दोनों की बिक्री सर्वाधिक कब थी, दोनों की
ग्राफ ऊपर एक साथ ये है, क्योंकि अगर आप इन दोनों को और इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये दोनों ऊपर है। 1,80,000 इसकी हो रही बी की और ए की हो रही है 1,75,000। तो इसका मतलब ये मंथ कौन सा है जिसमें सर्वाधिक बिक्री दिखा रहा है, वो है मार्च मंथ। तो मार्च महीने में सबसे ज्यादा बिक्री है, इसलिए सी वाला जो है आपके ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मार्च में कंपनी ए की बिक्री का जून में कंपनी बी की बिक्री से क्या अनुपात है। तो कंपनी ए की मार्च में बिक्री, मार्च में, और कंपनी बी की जो है आपके जून की बिक्री। तो कंपनी ए की मार्च में बिक्री अगर आप देखेंगे ये कितनी है, तो कंपनी ए की मार्च में बिक्री आ रही है, ये है 1.75 लाख। और बी की जून में बिक्री, जून माह में अगर आप देखेंगे तो बी की बिक्री जो आ रही है 1.5 लाख, 1.50 आप कर सकते हैं। पॉइंट यहां से भी हटा दिए, पॉइंट यहां से भी हटा दिए, तो ये हो गया 175 अनुपात 150। 25 से कैंसिल कर दीजिए 7 बार, 25 से 6 बार, इसलिए कितना हो जाएगा 7:6। तो 7:6 ये हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। तो 7:6 जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मई महीने में कंपनी ए की बिक्री कंपनी बी की बिक्री की कितने प्रतिशत थी। अब ये मई मंथ में देखना है, ए की बिक्री जो है वो बी की बिक्री का कितना परसेंट है ये निकालना है। तो मई माह अगर आप देखेंगे, मई माह ये है, ए की बिक्री जो है वो 1,80,000 है, जबकि बी की बिक्री है 1,60,000। तो 1,80,000 और 1,60,000 ये है 1.8 और 1.6 लाख, ये देख लीजिए। पॉइंट हटा दें, ये हो जाएगा 18/16 इंटू 100। अब इसमें 2 9 टाइम्स, 2 8 टाइम्स, 4 2 टाइम्स, 4 25 टाइम्स, 9 इंटू 25 ये हो जाएगा 225 अपॉन 2%, जो कि कितना हो जाएगा 112.5%। तो 112.5% ये है आपके 112.5% आंसर हो जाएगा इसका। फिर 20 है, देखिए किस महीने के दौरान कंपनी बी के लिए पिछले वर्ष से वृद्धि या कमी का प्रतिशत सर्वाधिक था। तो कब जो है कंपनी बी के लिए, कंपनी बी जो है के लिए सर्वाधिक था। फरवरी में देखिए 1.7 से 1.55 हुआ है, तो 15,000 1,70,000 का, फिर 1,55,000 से 1,80,000 पहुंच गया। तो इसकी तुलना में ये ज्यादा है, और 1,80,000 से ये पहुंच गया 1,40,000, 1.4, तो 0.4 आ रहा है 40,000। तो मेरे ख्याल से आंसर या तो मार्च होगा या अप्रैल होगा। मार्च या अप्रैल में एक है, दोनों को चेक कर लीजिए, बाकी तो और नहीं होंगे आंसर। फरवरी तो नहीं है आंसर, क्योंकि देख करके ही लग गया कि फरवरी का मतलब ये है, ए वाला ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, ये है 1,70,000 से हो गया 1,00,000
55,000, तो 15,000 कम हो रहा है कहां से? 1,70,000। बी है, बी जो है वो हो गया, बढ़ गया कितना? 1.55 से 1.8, तो 1.55 से 1.8, 25 बढ़ गया, 25,000 बढ़ा है, कहाँ से? 1,55,000 इंटू 100%। और सी अगर आप देखें तो सी जो है वो और कम हो गया, ये हो गया 1.4 हो गया, कहाँ से? 1.8 से, तो 40,000 की कमी आ रही है 1,80,000 इंटू 100%। अब देखिए 100% तो कॉमन है, हर जगह से हटा दीजिए, और डी में भी नहीं, तो ए ये वैल्यू तो इसके कंपैरिजन में ये कम है, इसके कंपैरिजन में भी कम है, इसलिए ए तो होगा नहीं, डी भी नहीं होगा, क्योंकि डी भी ग्राफ से देख करके समझ में आ रहा है, जून माह, मई माह, तो क्यों? क्योंकि 1.4 से ये हुआ है 1.6, तो 20,000 बढ़ा है किस पर? 1,40,000 पे, तो 20,000 की वृद्धि है 1,40,000 पे, तो ये भी नहीं है। बी और सी खाली आपको चेक करना है, उसमें से भी ये कॉमन है, इसको हटा देते हैं, जो कॉमन है इसको हटा दें, ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए। अब ये दोनों में देख लीजिए कौन ज्यादा बड़ा है, तो 3 0 ये कैंसिल कर दीजिए, 5 बार 5, 31 टाइम्स, ये कितना आ रहा है? 5/31। इसमें देखिए 4 0 से कैंसिल कर दीजिए, 2 टाइम्स 2 9 टाइम्स, ये आ रहा है 2/9, तो 2/9 बड़ा होता है या 5/31? तो हमने आपको बताया था, इसको कैसे चेक करते हैं, 5/31 बड़ा है या 2/9, तो 5 9 45 ये हुआ, और 2 इंटू 31 दैट इज 62 ये हुआ, 62 बड़ा है, इसके मतलब 2/9 बड़ा है, तो इसलिए 2/9 सी वाला आंसर हो जाएगा। और ये अप्रैल हमने आपको बताया था, देखने से ही लग रहा था कि अप्रैल ही इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, 21 से 25 देखिए दिया गया है, दंड आरेख दिया गया है, और इस पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विभिन्न देशों में जन्म दर दिया गया है प्रति 1,000, और ये डिफरेंट कंट्रीज दी गई हैं। किस देश की जन्म दर जर्मनी की जन्म दर से 25% अधिक है? तो पहले जर्मनी की जन्म दर देखिए कितनी है, जर्मनी की जन्म दर 16 है, 16 को 25% बढ़ा दीजिए, 25% कैसे बढ़ेगा? 125/100 से बढ़ा दीजिए, ये अपने आप 25% बढ़ गया, तो बढ़ के कितना हो जाएगा? 25 5 टाइम्स, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स कैंसिल कर दिए, 5 4 20। इसके मतलब कि जो 20 जन्म दर है वो 16 से 25% ज्यादा है, तो वो किसकी है? इंग्लैंड की है, इंग्लैंड की, तो इसलिए जर्मनी की जन्म दर से 25% अधिक किसकी है? इंग्लैंड की है। तो ये 16 से 25% अधिक बढ़ा के देख लीजिए वैल्यू कितनी आ रही है, 20 आ रही है। अब 20 किसकी जन्म दर दिया है? इंग्लैंड की दिया है, इसलिए इंग्लैंड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, भारत की जन्म दर इंग्लैंड की जन्म दर की कितनी प्रतिशत है? इंडिया की देखिए जन्म दर 33 है, और इंग्लैंड की कितनी है? 20। तो इंडिया की जन्म दर जो है वो इंग्लैंड की जन्म दर का कितना परसेंट है ये कह रहा है, तो 25 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 5 3 15, 1 15 16 165% हो जाएगा। तो इंग्लैंड की जन्म दर का इंडिया की जन्म दर जो है वो कितना है? 165% है, तो 165% ए वाला इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट दिया है चीन की जन्म दर जर्मनी की जन्म दर की कितनी गुनी है। जो चीन की जन्म दर 40 दे रहा है और जर्मनी की जन्म दर 16 दे रहा है। 40 16 का कितना गुना है ये निकालना है। तो 40 16 का कितना गुना है ये निकालना है। तो 8 2 बार 8 5 बार, तो 5/2 गुना या 2.5 गुना, 2.5 गुना है, तो इसलिए 2.5 गुना होगी 2.5। तो चीन की जन्म दर जो है वो जर्मनी की जन्म दर का 2.5 गुना है। नेक्स्ट देखिए, भारत की जन्म दर का स्वीडन की जन्म दर से क्या अनुपात है। तो भारत की जन्म दर अगर देखें तो ये कितनी है 33 और स्वीडन की जन्म दर कितनी है ये है 15। तो इंडिया की और स्वीडन की जन्म दर, इंडिया और स्वीडन की जन्म दर का अनुपात, तो 33 इंडिया की है और स्वीडन की कितनी है 15। तो 3 11 टाइम्स 3 5 टाइम्स। इसका मतलब इंडिया और स्वीडन की जन्म दर किस रेशियो में है, तो 11:5 के रेशियो में है। तो 11:5 का रेशियो बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इंग्लैंड की जन्म दर न्यूजीलैंड की जन्म दर से कितने प्रतिशत कम है। तो इंग्लैंड की जन्म दर ये है 20 और न्यूजीलैंड की जन्म दर 30 है। 30 से ये कितना परसेंट कम है ये निकालना है आपको। तो कितने परसेंट कम है, परसेंट लेस आपको निकालना है। तो 30 से 20 कम है, तो 30 - 20 ये कम है। कहां से कम है 30 से, इंटू 100%। तो 0 0 जो है कैंसिल कर दीजिए। 10 × 10 100/3% या 33 1/3% हो जाएगा। 33 1/3% या 33.3% हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 33 1/3%, बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए दंड आरेख वर्ष 1993 में एक परिवार की आय का विभिन्न मदों पर व्यय एवं बचत को दर्शाता है। आलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए तथा उत्तर दीजिए। 1993 में व्यय की गई पारिवारिक आय प्रतिशत में कितनी है, ये आपके प्रतिशत में दी और व्यय प्रतिशत में ये आपको दिया गया है। विभिन्न मद, बचत है, कपड़ा है, मकान है, शिक्षा है, परिवहन है, अन्य है। जैसे कह रहा है भोजन पर व्यय की गई आय का प्रतिशत कितना है। भोजन पर व्यय की गई आय कितना है 20% है, 20% है, इसलिए इसमें कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं, तो ये 20% हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, कपड़ों पर व्यय की गई आय का प्रतिशत बचत पर आय के प्रतिशत से कितना अधिक है। कपड़ों पर व्यय की गई आय का प्रतिशत, कपड़ों पे की गई आय का प्रतिशत 15 है। बचत पर आय के प्रतिशत से, बचत पर आय कितना है 12.5 से कितने प्रतिशत अधिक है। ये जो है इससे कितना प्रतिशत अधिक है ये निकालना है। तो कपड़ों पर व्यय की गई आय का प्रतिशत बचत पर आय के प्रतिशत से कितना अधिक है। तो 15% ये है, 12.5% ये है, अंतर कितना हुआ 2.5% हो गया। तो 15% माइनस 12.5% ये बराबर हो जाएगा 2.5% के। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। यदि वर्ष 1993 में परिवार की कुल आय 1 लाख थी तो 1993 में परिवार की कुल बचत थी, बचत आपको निकालना है। तो देखिए बचत कितना दिया है 12.5%। 12.5% टोटल किसका, टोटल 1 लाख रुपए का, तो 12,500 रुपए हो जाएगा।
तो 12.5% जब आप निकालेंगे तो 12.5% परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा, इंटू 1 लाख टोटल रुपए। तो 2020 कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 12,500 रुपए। तो 12,500 रुपए, 12,500 रुपए सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह से देखिए क्वेश्चन 29 है, परिवार द्वारा परिवहन पर व्यय अन्य किस मद पर किए गए व्यय के बराबर है। परिवार द्वारा परिवहन पर व्यय, परिवहन पर व्यय देखिए ये कितना है 20%, ये दिया गया है। और किस मद पर हुए व्यय के बराबर है, तो 20% और कहाँ है, ये है, जो कि किस पर है, भोजन पे। तो परिवहन पर जितना व्यय हो रहा है उतना ही भोजन पर भी व्यय हो रहा है 20%, तो इसलिए ये सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, भोजन। फिर परिवार की बचत निम्नलिखित में से किस पर किए गए व्यय से अधिक है। तो परिवार की बचत, पहले बचत देख लीजिए कितना है 12.5, तो ए ऑप्शन कह रहा है मकान। मकान से 10 से ये 12.5% ज्यादा है कि नहीं है ज्यादा, तो इसलिए यही ए हो जाएगा ऑप्शन। कपड़ा अगर देखिए, कपड़े से अधिक नहीं कम है। परिवहन कह रहा है, परिवहन अगर आप देखेंगे तो 20 से भी कम है ये। और डी है अन्य मद, तो अन्य मद अगर आप देखेंगे 17.5 से भी ये कम है 12.5, तो 15 से भी कम है, 20 से भी कम है, 17.5 से भी कम है, सिर्फ किससे ज्यादा है, 10 से ज्यादा है 12.5, तो मकान से अधिक है, तो इसलिए ए वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 से 35 तक दिया गया है, सावधानी से इसको पढ़ें और इस पर आधारित क्वेश्चन का आंसर दें। रबी और खरीफ की दालों का उत्पादन दिया है मिलियन टनों में, और इस पर आधारित क्वेश्चन दिया गया है कि 90-91 के रबी उत्पादन और दिए गए वर्षों के औसत रबी उत्पादन में कितना अंतर है। तो औसत रबी उत्पादन पहले निकाल लें, एवरेज रबी प्रोडक्शन, रबी वाला ये वाला कॉलम है, तो ये हो गया 7 + 6 13, 13 + 8 21, 21 + 6 27, 27 और 6 33, 33 मिलियन टन टोटल प्रोडक्शन हुआ। कितने साल में, 5 साल। तो औसत निकालेंगे तो 6.6 मिलियन टन हो गया, ये तो औसत हो गया। तो औसत रबी उत्पादन निकल आया। अब कह रहा है 90-91 का रबी उत्पादन, 90-91 का रबी उत्पादन देखिए, 90-91 का ये है 8, तो इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो 8 और 6.6 का अंतर जो हुआ 1.4 मिलियन टन हुआ, तो 1.4 मिलियन टन, तो 1.4 मिलियन टन, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, डी वाला हो जाएगा। तो इसलिए डी वाला आंसर होगा, क्योंकि लाख टन में भी अगर कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिलियन बराबर 10 लाख के होता है, तो अगर हम मिलियन हटा करके इसकी जगह 10 लाख रखें तो 1.4 इंटू 10 लाख टन, 1.4 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 14 लाख टन। तो या तो आंसर 14 लाख टन दिया रहेगा या 1.4 मिलियन टन, तो ये दोनों आंसर दिया जा सकता है, और दोनों मौजूद नहीं है ए बी सी में, इसके मतलब आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 32 है, वर्ष 89-90 में खरीफ का उत्पादन रबी के उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत था। 89-90 में खरीफ का उत्पादन 4.5 मिलियन टन, रबी के उत्पादन का 6 का कितना परसेंट था। तो 4.5 जो है मिलियन टन, ये 6 मिलियन टन का कितना परसेंट है, ये निकालना है आप।
तो 1.5 से दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1.5 से 3 टाइम्स ये चला जाएगा, 4 टाइम्स से चला जाएगा, 4 25 टाइम्स से हो जाएगा, 3 इंटू 25 दैट इज 75% हो जाएगा। तो खरीफ का उत्पादन रबी के उत्पादन का 75% था, तो इसलिए डी वाला आंसर हो जाएगा। ये हो गया। 33 है, दिए गए वर्षों का औसत खरीफ उत्पादन कितना था? तो दिए गए वर्षों का औसत खरीफ उत्पादन, तो औसत खरीफ उत्पादन के मतलब सारे खरीफ उत्पादन में सबको टोटल कर डालिए। तो 5 है प्लस 4.5 4.5 4 9 5, तो 4.5 4.5 9 हो गया, 9 5 14 14 प्लस 4 18 18 प्लस 5 23, तो 23 मिलियन टन है 5 साल में। तो ये कितना हो गया? 4.6 मिलियन टन, ये एवरेज हो गया। और यही निकालना था, 5 सालों में औसत निकालना था 4.6 मिलियन टन। तो 4.6 मिलियन टन कहीं दिए ही नहीं है, तो डी वाला इसका भी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, रबी के उत्पादन में 1990-91 की तुलना में 91-92 में कितने प्रतिशत कमी आई? रबी का उत्पादन देखेंगे तो व्हाइट वाला कॉलम है, तो 90-91 में अगर आप देखें तो उत्पादन कितना हो रहा है? 8 मिलियन टन। तो 90-91 में जो उत्पादन है 8 मिलियन टन, और 91-92 में जो है ये है 6 मिलियन टन। तो 8 से 6 हो गया, कितना परसेंट कमी आई? तो परसेंट कमी देख लीजिए कितना हो रहा है, लेस परसेंट निकाल दिए। कैसे निकालेंगे? 8 माइनस 6, 2 की कमी आई। कहां से कमी आई? 8 से इंटू 100%। ये कितना हो जाएगा? 2/8 इंटू 100%। 2 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 4 25 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब 25% की कमी आ रही है, तो 25% कम है, तो डी वाला हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। फिर 35 है, निम्न में से किस वर्ष रबी और खरीफ के उत्पादन में अंतर न्यूनतम था? सबसे कम अंतर कब था? तो 5-7 का अंतर 2 का है, ये 1.5 का है, ये 3.5 का है, ये 2 का है, ये 1 का है, ये सबसे कम अंतर है। किस ईयर में है? 92-93 में। तो 92-93 में सबसे कम अंतर है, न्यूनतम अंतर पूछा था, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। 92-93 में जो अंतर है वो आपका ये है आपके मिनिमम, जो कि 1 मिलियन टन का है। 40 है, देखिए एक कंपनियां हैं ABCDE, इसका मांग और उत्पादन का चार्ट दिया हुआ है और इसी संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 36 है, उत्पादन से अधिक मांग तथा मांग से अधिक उत्पादन वाली कंपनियों की संख्या के मध्य क्या अनुपात है? उत्पादन से अधिक मांग, प्रोडक्शन से ज्यादा डिमांड, और मांग से अधिक उत्पादन, उत्पादन से अधिक मांग, तो मांग इसके मतलब ज्यादा, डिमांड ज्यादा होना चाहिए प्रोडक्शन से। और दूसरा कह रहा है उत्पादन अधिक डिमांड से, ये कब कब है? तो डिमांड किसकी किसकी ज्यादा है? व्हाइट वाला देखिए, व्हाइट वाला किसका ज्यादा है? चेक वाले से, तो कंपनी ए हो गई जिसकी डिमांड ज्यादा है, फिर सी हो गई जिसकी डिमांड ज्यादा है, और ई हो गई जिसकी डिमांड प्रोडक्शन से ज्यादा है, क्योंकि 3000 ज्यादा है 1500 से, 2500 ज्यादा है 1000 से, और 3300 ज्यादा है 22। अब प्रोडक्शन किसका ज्यादा है? प्रोडक्शन मतलब ये हो गया चेक वाला कॉलम, 1800 ज्यादा है 600 से, और 2700 ज्यादा है 1200 से, तो बी और डी कंपनी हो गई। अब इनकी संख्या अगर कहेंगे तो ये है 3, और इनकी संख्या कहेंगे तो ये है 2 कंपनी, और यही पूछ रहा था।
उत्पादन से अधिक मांग और मांग से अधिक उत्पादन वाली कंपनियों की संख्या के मध्य क्या अनुपात है? दोनों के संख्या के मध्य क्या अनुपात है? 3:2 का रेशियो है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 37 है, सम्मिलित रूप से सभी कंपनियों के औसत उत्पादन और औसत मांग में क्या अंतर है? तो औसत उत्पादन, एवरेज प्रोडक्शन पहले निकालना है। प्रोडक्शन 1500 प्लस 1800 3300, 3300 प्लस 1000 4300, 4300 प्लस 2700 7000, 7000 और 2200 9200। कितने कंपनियों का है? 5। ये है तो 5 से इसको अगर हमने 5 1 ज़ा 5, 5840 ये आ रहा है। एवरेज डिमांड देख लें, अगर एवरेज डिमांड तो 3000 प्लस 600 3600, 3600 और 2500 6100, 6100 और 1200 7300, 7300 और 3300 10600, 10600 5 से डिवाइड कर दें, 5 2 ज़ा 5 1 ज़ा 520 ये हो गया। दोनों में अंतर कह रहा है कितना है? तो 2120 और 1840 का डिफरेंस दे दीजिए, माइनस कर दीजिए। 0 12 माइनस 4 दैट इज 8, 10 माइनस 8 दैट इज 2, 280 का अंतर आ रहा है। तो ए वाला आंसर हो जाएगा 280। तो इसका अंतर कितना है? 280 है। 38 है, कंपनी डी का उत्पादन कंपनी डी का उत्पादन $2700 और कंपनी ए के उत्पादन का कितना गुना है? डी का उत्पादन अगर हम देखें ये है 2700 और ए का उत्पादन अगर हम देखें तो ये है 1500। ये कितना गुना हुआ? 2 0 2 0 कैंसिल कर दीजिए, 3 5 टाइम्स 3 9 टाइम्स, 9 by 5 मीन्स 1.4 1.8, 1.8 गुना हुआ। तो 1.8 गुना हुआ डी का और ए का उत्पादन। तो ये हो जाएगा ए वाला इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 39 है, कंपनी बी द्वारा उत्पादित वस्तुओं की मांग कंपनी सी द्वारा उत्पादित वस्तुओं की मांग का कितना प्रतिशत है? कंपनी बी द्वारा उत्पादित वस्तुओं की मांग डिमांड, सी द्वारा उत्पादित वस्तु की मांग, सी की डिमांड कितने परसेंट है? तो पहले डी की डिमांड देख लें। बी की डिमांड जो है, मांग जो है वो है 600। और सी की जो डिमांड है उसको देखें 2500 है। तो 600 2500 का कितना परसेंट है ये निकालना है। देखिए 2 0 2 0 यहाँ कैंसिल कर दीजिए, 25 4 बार कैंसिल कर दीजिए, 6 4 ज़ा 24, तो कितना परसेंट हो जाएगा? 24% हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा?
डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए कह रहा है कंपनी ई की मांग कंपनी सी की मांग का कितना गुना है। कंपनी ई की मांग कितनी है 3300। कंपनी सी की मांग कितना है 2500। तो 3300 2500 का कितना गुना है, तो 3300 बटे 2500 का गुना देखना है। तो 20 कैंसिल कर दीजिए। 33 बटा 25 गुना, जिसको डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड इस तरह से कर लीजिए कि नीचे 10 तो आ नहीं सकता, 100 ले आइए। 100 कैसे आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करके, 4 से ऊपर 4 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करें, 4 3 = 12 1, 4 3 = 12 13, 132 अपॉन 100 हो जाएगा। 100 मीन्स 0.32 गुना। ठीक है ना। तो हमने कैसे कैलकुलेशन किया है, कैलकुलेशन सिर्फ इतना हमने किया है कि 33/25 को हमें डिवाइड करना था, तो हमने डिवाइड नहीं किया है, हमने किया है कि 4 से ऊपर 4 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें। ऐसा करने पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 132 132 132 अपॉन 100, और 100 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1.32। तो 1.32 इसका मतलब सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नगरों में 1 2 3 4 5 में रहने वाले व्यक्तियों की फिल्म देखने की आदतों का सर्वेक्षण करने पर प्राप्त परिणामों का संक्षिप्त विवरण नीचे सारणी में दिया गया है। सारणी में स्तंभ ए में उन फिल्म देखने वाले व्यक्तियों की संख्या का प्रतिशत दिया गया है जो सप्ताह में केवल एक फिल्म देखते हैं, और स्तंभ 2 में फिल्म देखने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या दी गई है जो एक सप्ताह में एक से अधिक फिल्म देखते हैं। अब ये देखिए, ये है परसेंट में और ये है नंबर में। ठीक है ना। तो अगर एक फिल्म देखने वाले 50% है तो रिमेनिंग 50% लोग ये हो गए, अगर ये 50% है। इसी तरह 30% अगर ये हैं तो 70% लोग ये हो गए। तो 65% अगर ये हैं तो रिमेनिंग 35% ये हो गए जिनकी संख्या दे रखा है। 25% अगर ये हैं तो इसका मतलब 75% ये हो गए जिनकी संख्या दे रखा है, और 80% अगर ये हैं तो रिमेनिंग 20% ये हो गए जिनकी संख्या ये दे रखा है। तो 5 नगरों को मिलाकर फिल्म देखने वाले व्यक्तियों की संख्या जो सप्ताह में केवल एक फिल्म देखते हैं निम्न है। तो सब निकालना पड़ेगा आपको। 50% 3200 के बराबर, तो ये भी 50% 3200 के बराबर ही होगा। 70% 3500 के बराबर है, तो 30% किसके बराबर हो जाएगा, 1500 के बराबर हो जाएगा। 35% 7000 के बराबर है, तो 65% किसके बराबर हो जाएगा, 13500 के बराबर हो जाएगा। फिर 75% अगर 5400 के बराबर है तो रिमेनिंग 25% किसके बराबर हो जाएगा, 18000 के बराबर हो जाएगा। 20% अगर 2900 के बराबर है तो 80%, 20 का 4 गुना है 80, तो इसका 4 गुना कर दीजिए, 11600। अब ये कह रहा है एक फिल्म देखने वालों की संख्या, इन सबको टोटल कर दीजिए। तो 0 0 2 5 और 2 7 7 5 12 12 6 18 1 4 5 5 3 8 8 8 16 16
17, एक मिनट, ये 1800 है, ये जो है ये 1800 है, 1800, 13500, 1500, 3200। टोटल अगर करना है तो अलग से कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। 1500, फिर ये है 13500, फिर ये है 1800, फिर ये है 11600। इन सब का टोटल कर दें तो हो जाएगा 00, 5 2 7, 12, 12 20, 6 26, 2 5 6 7 8 9 10 11, 11 1 3, तो 31,600। कहीं गलती हुई है। 5 5 10, 2 12, 8 18, 18 और 6 18 और 12 8 20, 6 26, 2 5 6 7 8 9 10 11, 11 1 3, 3 1 0। यहाँ चेक कर लें, 3200 ठीक है। 70% जो है 0050 50, 1500 ठीक है। 35 जो है वो 200, तो 13,000 होगा। ये 13,000 है, ये यहाँ पे आ रहा है गलती, तो ये आ जाएगा 131100, ये आ जाएगा। ये 13,000 है, 13,500 नहीं। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो टोटल एक फिल्म देखने वालों की संख्या हमें पता चल गई। नेक्स्ट अगर देखें, नगर 2 में कितने फिल्म देखने वाले व्यक्ति सप्ताह में केवल एक फिल्म देखते हैं? तो एक फिल्म देखने वाले, तो अब देखिए 30% ये हैं, इसका मतलब 70% ये हुआ, 70% ये हैं, तो 30% की वैल्यू कितनी हुई? ये 1500 हो जाएगी, तो इसलिए 1500 हो गया, तो बी वाला आंसर हो जाएगा। फिर कौन से नगर में फिल्म देखने वालों की संख्या न्यूनतम, सबसे कम कौन सी है? तो अभी आपने सबको निकाला था, चाहे तो उसी में देख लीजिए। तो 3200, 1500, एक मिनट, कौन से नगर में फिल्म देखने वालों की संख्या न्यूनतम? अच्छा, सब टोटल कर रहे हैं। तो देखिए 3200, 3200 ये हो गए 6400, 6400, 3500, 1500 ये हो गए 5000, 13,000 और 7,000 ये हो गए 20,000, फिर 1800 और 5400 7200, और 11,600 और 2,900, तो 0 0 9 6 15 1 4 1 4, 9 6 15 15 1 2 1 3 4। तो अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं सबसे न्यूनतम संख्या पूछ रहा है, तो न्यूनतम कहेगा तो 5,000 है और अधिकतम कहेगा तो 20,000 है। तो न्यूनतम में 2 आ जाएगा और अधिकतम में 3 आ जाएगा। तो न्यूनतम कह रहा है, तो न्यूनतम फिल्म देखने वालों की संख्या तो 2 में हो जाएगी, बी वाला ऑप्शन होगा, सबसे कम देखने वाले संख्या। फिर कह रहा है 44 में कौन से नगर में फिल्म देखने वालों की संख्या अधिकतम है? तो अभी जस्ट अभी हम लोगों ने निकाला 3 में है, नगर 3 में अगर आप देखेंगे 20,000 लोग हैं, सबसे अधिक है।
तो इसलिए ये हो जाएगा थर्ड, तो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। फिर कह रहा है कौन से नगर में सप्ताह में केवल एक फिल्म देखने वालों की संख्या अधिकतम है। केवल एक फिल्म देखने वालों की संख्या भी हम निकाल चुके हैं। तो केवल एक फिल्म देखने वालों में सबसे अधिक कौन है, 13,000 है। कौन से, 3 नंबर वाले। और सबसे कम अगर पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे 2 पे। तो चाहे टोटल में देख लीजिए और चाहे एक फिल्म देखने वालों में देख लीजिए, तो एक फिल्म देखने वालों में सबसे ज्यादा 13,000 है, थर्ड हो जाएगा आंसर। तो इसलिए कौन से नगर में सप्ताह में केवल एक फिल्म देखने वालों की संख्या अधिकतम है, तो इसमें थर्ड हो जाएगा, सी वाला इसका आंसर होगा।